नमस्कार दोस्तों, मैं BR चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट PG कॉलेज सूरतगढ़। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और आज इसी कड़ी में पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार राजवंश। देखिए, राजस्थान के इतिहास में जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है वो राजस्थान के प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा जैसे RS, कॉलेज लेक्चर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, PSI, पटवार, ग्राम सेवक, इवन कॉलेज लेक्चर तक यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए आज कोशिश करेंगे कि गुर्जर प्रतिहारों को कंठस्थ कर लेंगे। इससे जुड़े हुए सवाल आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं गुर्जर प्रतिहार। देखिए, गुर्जर प्रतिहार को पढ़ने से पहले दो भागों में बांट लेंगे, वर्गीकरण करके पढ़ेंगे। एक तो गुर्जर प्रतिहारों का पहला पॉइंट हो जाएगा पृष्ठभूमि, दूसरा पॉइंट हो जाएगा गुर्जर प्रतिहारों की शाखाएं। तो एक एक करके पढ़ लेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे गुर्जर प्रतिहारों की पृष्ठभूमि। देखिए, राजवंश का तो नाम, पृष्ठभूमि की बात करें तो देखिए मैं पहले आपको बता देता हूँ, राजवंश का नाम तो है प्रतिहारी, लेकिन इतिहास में गुर्जर प्रतिहार कहलाए। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में इनका जो शासन क्षेत्र था वो था गुर्जरात प्रदेश। गुर्जरात प्रदेश बोले तो जोधपुर और पाली, मतलब जोधपुर और पाली वाला जो बेल्ट है ये इनका प्रारंभिक शासन क्षेत्र था। गुर्जरात क्षेत्र में शासन करने के कारण ये इतिहास में गुर्जर प्रतिहार के नाम से फेमस हो गए। तो देखिए, इनकी कुलदेवी की बात करें तो इनकी कुलदेवी है चामुंडा माता, जिनका मंदिर मेहरानगढ़, जोधपुर का जो दुर्ग है मेहरानगढ़ उस किले में है। इनके कुल देवता, मतलब ये किसके वंशज है? लक्ष्मण के। खुद को ये लक्ष्मण के वंशज मानते हैं, लक्ष्मण इनके कुल देवता है। अब यदि बात करें कि राजस्थान में जोधपुर पाली से उन्होंने अपना शासन स्टार्ट किया था, तो इनकी जानकारी के स्रोत क्या है? तो आइए देखते हैं जानकारी के स्रोत। तो इनके जानकारी के दो स्रोत हैं, एक तो हो जाएगा साहित्यिक स्रोत और दूसरा अभिलेख्य स्रोत। तो इनको भी 1 बाय 1 करके देख लेंगे। तो इनकी जानकारी के स्रोत, पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा अभिलेख स्रोत। यदि साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करें तो एक तो बाणभट्ट, हर्षवर्धन जो राजा हुआ था, पुष्य भूति वंश का राजा, जो कन्नौज का जो राजा हर्षवर्धन, उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। तो बाणभट्ट से हमें गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा साहित्यिक स्रोत है मुणोत नैणसी। मुणोत नैणसी की यदि हम बात करें तो ये जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे मुणोत नैणसी, जिनकी दो रचनाएं बहुत प्रसिद्ध है। मुणोत नैणसी ख्यात जो राजस्थान की सबसे पुरानी ख्यात है, और मारवाड़ परगना रिविगत जिसे राजस्थान का गजेटियर कहते हैं, वही मुणोत नैणसी है, जिसे अबुल फजल ने राजस्थान का मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल का। तो ये मुणोत नैणसी ने बताया कि देखो, गुर्जर प्रतिहारों की बहुत सारी शाखाएं थी। यदि बात करें भारत में टोटल इनकी 26 शाखाएं थी और राजस्थान में 2। तो मुणोत नैणसी के अनुसार इनकी 2 शाखाएं कौन सी थी? तो 2 शाखाओं में पहली शाखा मंडोर जो जोधपुर की शाखा, दूसरी शाखा भिनमाल जो जालोर। मंडोर मतलब जोधपुर की शाखा और भिनमाल मतलब जालोर की शाखा। मंडोर वाली शाखा है वो प्रतिहारों की सबसे पुरानी शाखा है। तो साहित्यिक स्रोत में 2 लोग पढ़े, बाणभट्ट और मुणोत नैणसी। मुणोत नैणसी ने बताया कि ये 2 शाखा है, मंडोर और भिनमाल वाली। इधर यदि बात करें जानकारी के अभिलेख के स्रोत, तो इधर भी 2 है। ऐहोल प्रशस्ति जो रवि कीर्ति ने लिखा, ऐहोल प्रशस्ति रवि कीर्ति ने लिखा, और ये रवि कीर्ति P2 मतलब पुलकेशन द्वितीय, वातापी या वादामी के चालुक्य, जो कर्नाटक में वर्तमान में पड़ता है, वातापी या वादामी के चालुक्य पुलकेशन सेकंड का दरबारी कवि था रवि कीर्ति। उन्होंने ऐहोल प्रशस्ति लिखी। ऐहोल प्रशस्ति में भी प्रतिहारों के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा अभिलेख स्रोत हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है घटियाला शिलालेख। जोधपुर में घटियाला गांव है जहां 2 शिलालेख मिले, 836-37 और 861 के। वो घटियाला शिलालेख प्रतिहारों की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। घटियाला शिलालेख जो जोधपुर में एक गांव में मिले, घटियाला गांव में, तो इस घटियाला शिलालेख में लिखा हुआ है कि हरिश्चंद्र रोहिल्दी, एक व्यक्ति है हरिश्चंद्र रोहिल्दी जो ब्राह्मण है, उसकी शादी होगी, उसकी एक पत्नी थी भद्रा जो क्षत्रिय थी। तो हरिश्चंद्र रोहिल्दी प्लस भद्रा जो क्षत्रिय पत्नी थी, उनसे 4 पुत्र पैदा हुए, रज्जिल, भोगभट, कद और दद। रज्जिल, भोगभट, कद और दद। हरिश्चंद्र प्लस भद्रा क्षत्रिय बराबर 4 पुत्र, रज्जिल, भोगभट, कद और दद। क्योंकि ये चारों भद्रा के थे, तो याद रखिए ये मंडोर के तो ये जो है ये चारों लोग क्षत्रिय हो गए एक तरीके से, क्योंकि भद्रा के संतान थी। और इन्हीं चारों ने मिलकर मंडोर जीता और मंडोर को क्या बना लिया? राजधानी। तो सवाल पूछा गया सेकंड ग्रेड में कि जो मंडोर के प्रतिहार थे वो क्या थे? क्षत्रिय, क्योंकि भद्रा जो क्षत्रिय थी महिला उससे उत्पन्न हुए थे। तो हरिश्चंद्र प्लस भद्रा बराबर 4, रज्जिल, भोगभट, कद और दद, चारों ने मिलकर मंडोर जीता तो और मंडोर को राजधानी बनाया। तो मंडोर के जो प्रतिहार थे जो क्षत्रिय थे। अब यदि बात करें
थोड़ा सा देखेंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष। अब ये क्या है, भारतीय इतिहास में आपने पढ़ा होगा, कन्नौज जो यूपी के अंदर है, तो कन्नौज में पुष्यभूति वंश का राजा हर्षवर्धन राजा हुआ था, जो 606 में गद्दी पर बैठा और 647 में मृत्यु हो गई। उत्तर भारत का राजनीतिक सत्ता का वो केंद्र था, है ना। और क्योंकि हर्षवर्धन निसंतान था और 647 में मृत्यु हो गई, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज की गद्दी पर एक बहुत ही कमजोर सा राजवंश, है ना, आसीन हुआ। उस राजवंश का नाम है आयुध, जो बेहद क्या था, कमजोर था। और मारवाड़ी में कहावत है ना, कमजोर की लुगाई और सबकी बोझाई। तो वो उत्तर भारत का राजनीतिक सत्ता का केंद्र था कन्नौज, और कन्नौज पर हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद आयुध वंश, है ना, काबिज हो गया। तो जाहिर सी बात है कि कन्नौज पर आसपास के जो शक्तिशाली क्षेत्रीय राजवंश है वो हमला करेंगे। तो इसी क्रम में इस कन्नौज की गद्दी के लिए 3 पक्षों ने संघर्ष किया। कन्नौज की गद्दी के लिए वो 3 कौन थे? राजस्थान से प्रतिहार, याद रह जाएगा, महाराष्ट्र से राष्ट्रकूट और बंगाल से पाल वंश। तो बंगाल से पाल, महाराष्ट्र राष्ट्रकूट और प्रतिहार राजस्थान से, इन तीनों ने कन्नौज की गद्दी के लिए संघर्ष किया। देखिए संघर्ष की शुरुआत किसने की? सवाल आता है। प्रतिहारों में सबसे पहले लड़ाई स्टार्ट की थी वत्सराज ने। राष्ट्रकूटों में सबसे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था ध्रुव ने, और पाल वंश की ओर से इस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था धर्मपाल ने। कन्नौज की गद्दी के लिए 3 पक्षों में संघर्ष होता है, जिसमें प्रतिहार, राजस्थान के प्रतिहार है, जिनकी प्रथम और अंतिम विजय किनकी होती है? प्रतिहारों की होती है। तो ये था कन्नौज की गद्दी के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। तो ये प्रतिहारों की क्या थी? पृष्ठभूमि। अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, बात करेंगे शाखाएं। तो क्योंकि मुणोत नैण सिंह ने बताया कि पूरे भारत में 26 शाखा थी और राजस्थान में 2 ही है, मंडोर और भिनमाल। तो मुणोत नैण सिंह के अनुसार 2 ही शाखा पढ़ेंगे, मंडोर की शाखा और भिनमाल की शाखा। मंडोर की शाखा बहुत छोटी है, सबसे पुरानी है, तो मंडोर को पहले देख लेते हैं, उसके बाद भिनमाल को देख लेंगे। तो आइए बात करते हैं मंडोर की शाखा। तो मंडोर कहाँ है? जोधपुर में। देखिए इस मंडोर का प्राचीन नाम है मांडव्यपुर। प्राचीन नाम इसका क्या है? मांडव्यपुर। तो मंडोर की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे हरिश्चंद्र रोहिल्दी को। ये तो पता ही है, हरिश्चंद्र रोहिल्दी घटियाला शिलालेख में प्लस भद्रा की हमने बात की। तो हरिश्चंद्र रोहिल्दी मूल पुरुष है, आदि पुरुष है और प्रतिहारों का संस्थापक है। तो मूल पुरुष हो गया, आदि पुरुष हो गया और संस्थापक हो गया, इसमें कोई खास बात है नहीं। फिर क्योंकि हरिश्चंद्र और भद्रा का वो 4 लड़के थे, रजिल, भोगबटकद और ददर। रजिल सबसे बड़ा था, तो इन चारों ने मिलकर मंडोर जीता था। तो रजिल में एक ही बात याद रखनी है, मंडोर को जीता और मंडोर को क्या बनाया? राजधानी। रजिल प्रमुख था। रजिल के बाद बात करें नागभट्ट फर्स्ट। ये स्कूल लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया सवाल है कि मेड़ता को राजधानी किसने बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नागभट्ट फर्स्ट ने मेड़ता को राजधानी बनाया, याद रह जाएगा। तो रजिल के बाद नागभट्ट फर्स्ट ने मेड़ता को राजधानी बनाया। फिर याद रखना कक्कुक, इस राजवंश में एक राजा हुआ कक्कुक। कैसे कक्कुक और कैसे कर्ण, इसकी उपाधि क्या थी? कर्ण। हुआ क्या? कालांतर में ईंदा शाखा के जो प्रतिहार थे उन्होंने मंडोर का जो दुर्ग है दहेज में दे दिया। किसको? चूड़ा राठौड़। चूड़ा राठौड़ कौन है? चूड़ा राठौड़ है बीरमदेव राठौड़ का पुत्र। तो ये बीरमदेव राठौड़ का पुत्र है चूड़ा, है ना। इनकी शादी जो प्रतिहार राजकुमारी के साथ हो गई बीरमदेव राठौड़ के पुत्र चूड़ा राठौड़ की। तो चूड़ा राठौड़ को मंडोर का किला दहेज में मिल गया। इस तरीके से मंडोर का जो किला है प्रतिहारों से निकलकर, ये बात है 1395 की, तो 1395 में मंडोर का किला प्रतिहारों के हाथों से निकल राठौड़ों के हाथ में आ गया राव चूड़ा। इसी क्रम में हम पढ़ेंगे जोधा वगैरह, आपने पढ़ा, जोधपुर बसाया। तो इसके अलावा मंडोर शाखा में 2-3 बातें और याद रखिए। झोट प्रतिहार नाम का मंडोर शाखा के एक राजा हुआ था जो संगीत प्रेमी राजा था। झोट प्रतिहार में एक सवाल याद रखिए, संगीत प्रेमी शासक झोट प्रतिहार। एक बालक राव या बाउक, जिन्होंने जोधपुर में बाल समंद झील का निर्माण करवाया। तो बालक राव या बाउक जिन्होंने बाल समंद झील का निर्माण करवाया, मीठे पानी की झील है, जोधपुर में है, काफ़ी फेमस है। तो ये थी मंडोर जोधपुर की शाखा। अब बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सवाल ज़्यादा आते हैं, वो है भिनमाल जालोर की शाखा। तो ये भिनमाल, इधर आप देख ही रहे हो भिनमाल, ये वाला पोर्शन है ना, भिनमाल जालोर। देखिए भिनमाल के बारे में 2-3 बातें जो हम देखेंगे कि भिनमाल का प्राचीन नाम है श्रीमाल, और हवेनसांग जो चीनी यात्री है वो इसको पीलो मोलो के नाम से पुकारते हैं। तो हवेनसांग ने पीलो मोलो कहा और प्राचीन नाम है श्रीमाल। तो अब आइए देखते हैं 1 बाय 1 क्या है कि इनके भिनमाल के शासक देख लेंगे। 10 एक शासक है, इनको सबसे पहले शासक का नाम याद कर लीजिए। देखिए आप याद रखिए, पहले मैं शासक का नाम याद करवा देता हूँ। पहले नागभट्ट फर्स्ट है, भी पहला होगा फर्स्ट होगा, तो पहला नागभट्ट फर्स्ट, फिर वत्सराज, फिर नागभट्ट सेकंड। तो ये 3 एक साथ याद रखो, नाग फर्स्ट, नाग सेकंड। फर्स्ट सेकंड के बीच में बै, 2 नंबर पे बै आ गया, बै या वह वत्सराज। फिर याद रखो रामभद्र आ गया, है ना, ये भद्र आदमी था, है ना, लड़ाई झगड़ा किया नहीं तो इसके पुत्र मीरभोज ने इसकी हत्या कर दी। तो अब आएगा M3। तो पहले नाग फर्स्ट, फिर वत्सराज, फिर नाग सेकंड, उसके बाद फिर याद रखो रामभद्र, फिर M3,
मिहिर भोज, M3 से 3 M से हो जाएगा मैं से मिहिर भोज, मैं से महेंद्रपाल, मैं से महीपाल, फिर राजपाल, राज करने के लिए 3 आंखें चाहिए तो त्रिलोचन पाल, और फिर लास्ट वाला हो जाएगा यशपाल। अब इनके बारे में 2-3 बातें देख लेंगे। आइए सबसे पहले बात करेंगे नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट है, ये भिनमाल शाखा का संस्थापक हो जाएगा। इसे नागावलोक कहा गया, इसे मलेच्छों का नाशक कहा गया। कहाँ कहा गया? ग्वालियर प्रशस्ति। ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किसके समय? मिहिर भोज के समय। तो फर्स्ट है नागभट्ट फर्स्ट है, तो संस्थापक हो जाए नागावलोक। मलेच्छों का नाशक किसमें कहा गया? ग्वालियर प्रशस्ति में। वो रचना किसके समय की है? तो मिहिर भोज ने ग्वालियर प्रशस्ति की रचना करवाई, जिसमें उन्होंने अपने पुरखे नागभट्ट को मलेच्छों का नाशक कहा। अच्छा, मलेच्छ किनको कहते थे? क्योंकि अरबों को उन्होंने बार बार हराया था, अरब लोगों को भारतीय लोग मलेच्छ कहते थे। ये देखिए अरब है, अरब भारत पर बार बार हमला करते थे, तो उन्होंने अरबों को हराया, अरबों को हमने मलेच्छ कहा। तो नागभट्ट फर्स्ट क्या? मलेच्छों का नाशक। नागभट्ट फर्स्ट के बाद याद रखो वत्सराज। देखिए वह को पकड़ो, वह से वत्सराज और वह से वास्तविक संस्थापक। देखिए उन्होंने शुरुआत की, वो संस्थापक, ये वास्तविक संस्थापक। फिर उपाधि, उपाधि देखिए लीजिए इसी नाम से हो जाएगा। सैतया दैत्य को छोड़ दो, सै और रा, सरा सरा, सै से सम्राट और राय से रणहस्तिन। इनकी उपाधि है सम्राट और रणहस्तिन। इधर आपने देखा प्रतिहारों में वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष में पहली बार भाग लिया था। तो इधर देखिए वास्तविक संस्थापक त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेना ही पड़ेगा, तो उन्हें त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया कनौज की गद्दी के लिए। तो कनौज का राजा कौन है? इंद्रायुध। तो इंद्रायुध को हराया, कनौज के राजा इंद्रायुध को हराया। वास्तविक संस्थापक है तो स्थापत्य कला में योगदान देना पड़ेगा उकेश पाटन, जो ओसिया में, वर्तमान में ओसिया जिसे प्राचीन काल में मुकेश पाटन कहते थे, महावीर स्वामी का मंदिर इन्होंने बनाया। इसके अलावा क्योंकि बड़ा राजा वास्तविक संस्थापक, इसके दरबार में भी कुछ लोग रहेंगे, तो याद रखिए उद्योतन सूरी ने इसके टाइम में कुवल्यमाला लिखा, जिनसेन ने हरिवंश पुराण लिखा। क्योंकि हमने पहले कह दिया ये लक्ष्मण के वंशज है, मतलब भागवत धर्म का संरक्षक है। वत्सराज के बारे में बहुत सिंपल, वैसे वत्सराज वत्सराज में वैसे वास्तविक संस्थापक, सै से सम्राट, रह से रणस्थल की उपाधि वास्तविक है, इसलिए इंद्रायुध को हराया, याद रह जाएगा। ओसिया महावीर स्वामी का मंदिर बनाया, कुवल्यमाला लिखा उद्योतन सूरी ने, हरिवंश पुराण लिखा जिनसेन। सिंपल। नेक्स्ट आ जाइए नागभट्ट फर्स्ट और सेकंड के बीच में वत्सराज, तो अब आएगा नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड, उसके बाद ये कर्ण, याद रखना भिनमाल शाखा में कर्ण की उपाधि धारण करने वाला नागभट्ट सेकंड है। भुजकला शिलालेख में इनकी जानकारी मिलती है, ये शक्तिशाली शासक था। उन्होंने कन्नौज के शासक, याद रखिए कन्नौज के शासक चक्रायुध को हराया। किसको हराया? चक्रायुध को। याद रख लीजिए उन्होंने कन्नौज का चक्कर ही खत्म कर दिया, मतलब नागभट्ट सेकंड ने 2-2 हाथ किए, है ना। कन्नौज के राजा चक्रायुध चक्कर ही खत्म कर दिया, कन्नौज को जीता और कन्नौज को फाइनली क्या बना लिया? राजधानी बना लिया, और खुद ने गंगा जल में क्या ले ली? समाधि ले ली। तो नागभट्ट सेकंड में सिंपल कर्ण इसकी उपाधि है। भुजकला शिलालेख में जानकारी मिलती है, चक्कर ही खत्म कर दिया, मतलब कन्नौज के शासक चक्रायुध को हराया, कन्नौज को फाइनली राजधानी बना लिया, खुद का चक्कर भी खत्म हो गया, गंगा जल में समाधि ले ली। अब आ जाइए रामभद्र। सिंपल, रामभद्र, नाम भी राम है, पीछे लगा भद्र। भद्र इंसान था, शालीन था, लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, और जो राजा लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा उसका साम्राज्य धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा, मतलब साम्राज्य का विघटन हो जाएगा। तो रामभद्र के टाइम भद्र आदमी लड़ाई नहीं की तो साम्राज्य का क्या हो गया? विघटन शुरू हो गया। जब विघटन शुरू हुआ तो इसके पुत्र मिहिर भोज ने इसकी हत्या कर दी। मतलब अब आएगा मिहिर भोज, मतलब M3, पहला मिहिर भोज, महेंद्रपाल, महीपाल। तो याद रखिए M3 से पहला मिहिर भोज, जिससे इतिहास में भोज फर्स्ट के नाम से जानते हैं। एक भोज हुए थे भोज परमार, जो मालवा में हुए थे, MP में हुए थे, है ना, वो भोज परमार है, वो बाद में हुए थे, उनको भोज द्वितीय बोलते हैं। ये राजस्थान में ये प्रतिहार है, इनको भोज प्रथम के नाम से जाना जाता है। तो मिहिर भोज को देखिए भोज प्रथम है, पितृंता शासक, क्योंकि उन्होंने रामभद्र की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। फिर याद रख लीजिए मिहिर भोज को याद रखना है, इसमें S4 याद रख लो, S4 से मतलब हो गया 4 बार राशि। जैसे मिहिर भोज का समय स्वर्णिम काल कहलाता है, इसके समय अरब यात्री आया सुलेमान, पहले S से इसका समय स्वर्णिम काल कहलाता है प्रतिहारों का। दूसरा S से इसके समय सुलेमान आया जो अरब यात्री, और इस सुलेमान ने मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु बताया। तो तीसरे S से हो जाएगा शत्रु किसका? इस्लाम का। चौथे से हो जाएगा संपूर्ण विश्व को जीतने वाला, तो चौथे से संपूर्ण विश्व को जीतने वाला कहाँ का गया? बगरमा लेक, और बगरमा लेक कहाँ है? यूपी में। सिंपल। 4S है ना, स्वर्णिम काल, सुलेमान आया, इस्लाम का शत्रु बताया, संपूर्ण विश्व को जीतने वाला। इसके अलावा बात करें, क्योंकि ये खुद पहले से बोल दिया कि लक्ष्मण के वंशज है, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, तो इनकी उपाधि देखिए प्रभास पाटन और आदि वराह। वराह आ रहा है ना, प्रभास पाटन और आदि वराह। उन्होंने एक चांदी का सिक्का चलाया, और कौन सा? श्री मद आदि
वरा है। तो श्रीमद आदिवरय चांदी का सिक्का, आदिवरय प्रभास पाटन उपाधि और ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हमने पहले से पढ़ लिया, जिसमें उन्होंने मीरभोज ने अपने पुरखे पूर्वज नागवट फर्स्ट को मलेच्छ बना सका। मीरभोज के बाद फिर याद रखिए दूसरे एम से महेंद्रपाल। महेंद्रपाल की उपाधि के लिए आप याद रख लो चूरन, है ना, चूरन याद रख लो। चू से हो जाएगा चूड़ामणि, रे से हो जाएगा रघुकुल तिलक, नै से हो जाएगा निर्भय नरेश या निर्भय राजा। तो महेंद्रपाल में चूरन उपाधि है, चूड़ामणि, रे से रघुकुल तिलक और नै से निर्भय राजा। इसके कवि और पीएम थे राजशेखर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएस 2013 सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2013 में राजशेखर से पूछा गया सवाल कि महेंद्रपाल के दरबार में इनके राजकवि और पीएम था राजशेखर। महेंद्रपाल के टाइम में कवि और पीएम राजशेखर। इसकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजशेखर की 6-7 रचनाएं जो याद रखिए। 2 रचनाएं कैसे स्टार्ट है, कैसे कर्पूर मंजरी और कैसे कवि मासा। फिर 2 रचनाएं बाल से स्टार्ट है, बाल भारत और बाल रामायण। तो 2 कैसे, कर्पूर मंजरी, कवि मासा, बाल भारत, बाल रामायण। इसके अलावा हर विलास, भुवन कोश और विद साल भंजिका। तो हर विलास, भुवन कोश और विद साल भंजिका किसकी रचना है, राजशेखर। राजशेखर क्या इनका राजकवि है और पीएम भी है। उसके अलावा बात करें M3 से हो जाएगा मईपाल। मईपाल को पकड़ो, मैं से मईपाल, मैं से मसूदी, मतलब अल मसूदी भारत आया। कहाँ से आया, अरब से। अल मसूदी भारत आया किसके समय, महीपाल के समय। अल मसूद ने भारत में जो हवाएं चल रही थी उनको मानसून नाम दिया। याद रखिए भारतीयों को मानसून नाम दिया था। हालांकि मानसून की खोज करने वाला कौन है, ग्रीक नाविक है हिप्पालस। तो मानसून की खोज करने वाला हिप्पालस, जबकि महीपाल के समय अल मसूदी आया अरब से, उन्होंने भारतीय हवाओं को मानसून नाम दिया। महीपाल के बाद राजपाल। अब राजपाल के बारे में याद रखना, राजपाल ढंग से राज नहीं कर पाया। कैसे, जैसे राजपाल यहाँ शासन कर रहा है, कन्नौज में कौन बैठा है, राजपाल। इधर अफगानिस्तान से कौन आया, महमूद गजनवी, कन्नौज पर हमला किया। राजपाल महमूद गजनवी के हमले से डर गया, गद्दी छोड़कर भागा। तो एमपी में महोबा के चंदेल शासक विद्याधर, वो विद्या धारण करता था, उसने राजपाल का वध कर दिया। कैसे, राजपाल में ऐसे याद रखना, राजपाल ढंग से राज नहीं कर पाया, महमूद गजनवी के हमले से डरकर भागा गद्दी छोड़कर, तो विद्याधर ने उसका वध कर दिया। तो राजपाल राज नहीं कर पाया, तो गजनवी के हमले से डरकर कन्नौज को छोड़कर भागा, तो हत्या किसने कर दी, विद्याधर। और विद्याधर कौन है, चंदेल वंश का राजा है, महोबा के चंदेल है। फिर राज ये ढंग से नहीं कर पाया, फिर 3 अंकों वाला आया त्रिलोचन पाल। तो त्रिलोचन पाल आया, गद्दी पर बैठा, लेकिन त्रिलोचन पाल को भी 2 बार हरा दिया महमूद गजनवी ने। तो त्रिलोचन पाल को भी 2 बार पराजित कर दिया, किसने, महमूद गजनवी ने। और लास्ट शासक आया यशपाल, और ये क्या अंतिम शासक है। अब ये प्रतिहार की भीनमाल शाखा खत्म होगी। हम बात करेंगे प्रतिहारों के कुछ फैक्ट्स है जो एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं। सामान्य तथ्य में पहला पढ़ेंगे, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ राजवंश है। क्यों, याद रखिए आर.सी. मजूमदार इसके बारे में कोटेशन कहते हैं प्रतिहारों के बारे में, क्या 6वीं से लेकर 11वीं सदी तक भारत के लिए द्वारपाल का काम किया। देखिए अरब बार बार हमला करते थे, तो भारत के लिए उन्होंने क्या किया, द्वारपाल का काम किया, रक्षा की। और अरबों के लिए, अरब से आते उनके लिए उनको रोके रखा, मतलब बाधकता का काम किया। इसलिए राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ राजवंश है। इसके बाद हम देखेंगे, देखो कन्नौज की गद्दी के लिए 3 क्षेत्रीय शक्तियां लड़ी थी, राजस्थान से प्रतिहार, महाराष्ट्र से राष्ट्रकूट और बंगाल से पाल। ये तीनों शक्तियों का जो उन्होंने अलग अलग धर्म को संरक्षण दिया। जैसे राजस्थान के प्रतिहारों ने वैष्णव धर्म, पढ़ी रहे लक्ष्मण के वंशज है। इसी तरीके महाराष्ट्र के राष्ट्रकूटों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया, और बंगाल के पालों ने, जो पाल वंश था, उन्होंने बौद्ध धर्म को क्या दिया, संरक्षण दिया। तो ये था गुर्जर प्रतिहार राजवंश का पूरा इतिहास। उम्मीद करता हूँ कि इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल आपके गलत नहीं होंगे ना। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।